हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग और ट्रांसलेशन करने के लिए जितनी भी ज़रूरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के करते हैं शुरुआत एक एक करके। हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब है इज़। IS इज़। इसका मतलब होता है। अगर हम लोग बात करें इसके इस्तेमाल की तो हम लोग इसका पहला इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे मोहन एक डॉक्टर है, मोहन इज़ डॉक्टर। और ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब सवाल आता है कि सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा कोई काम नहीं किया जाता उन्हें हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन डॉक्टर है, इसमें मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन डॉक्टर है, लेकिन इसमें मोहन कोई काम नहीं कर रहा। तो इसका हम लोग पहला इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं इसका यूज टू। अगर हम लोग बात करें इसके यूज टू का तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी 2 में करते हैं। अब कैटेगरी 2 क्या है? कैटेगरी 2 ऐसी है कि जिन वाक्यों में वर्ब तो हो लेकिन कर्ता कोई काम ना करे। जैसे वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड। इसमें थका हुआ कौन है? वह, लेकिन वह कोई काम नहीं कर रहा, खाली बात बताई जा रही है कि वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड। अगर बात करें कैटेगरी 2 की पहचान की तो इसकी पहचान है हुआ है, हुई है, ETC। अगर हम बात करें इसमें वर्ब की तो इसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही इज टायर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करें इसके तीसरे इस्तेमाल की तो इसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में करते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है। अगर बात करें वर्ब की तो वर्ब में हम लोग ING लगाते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। इसमें क्या आया? इज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम। एम का मतलब होता है हूँ। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। क्या है हमारे पास? एम। अब हम लोग एम का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। एम का भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 2 में करते हैं। जैसे मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और हेल्पिंग वर्ब क्या आई? एम। नेक्स्ट है हमारा एम का तीसरा इस्तेमाल। इसका भी इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। अब हमारे साथ आई के साथ क्या आता है? एम। मुद्दे की बात यह है कि आई के साथ एम आएगा। अब इसका फॉर्मूला नीचे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब है आर। आर का मतलब होता है हैं, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। खिलाड़ी तो हैं एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा के लिए है का अर्थ हो तो हम लोग आर का इस्तेमाल करें। और इसका पहला यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आर का दूसरा यूज, वे पढ़े लिखे हैं, दे आर एजुकेटेड। यानी इसमें वर्ब तो है लेकिन कर्ता द्वारा कोई काम नहीं किया गया। अब हम लोग सीखते हैं आर का तीसरा इस्तेमाल। आर का तीसरा इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में करते हैं। जैसे वे अखबार पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब हमारे पास अगली हेल्पिंग वर्ब है वॉज। WAS वॉज। वॉज का मतलब होता है था। अगर बात करें हम लोग वॉज के इस्तेमाल की तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग इस MR के तरीके 3 जगह करते हैं। 2 जगह हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट में और एक जगह हम लोग करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में। जैसे सिंपल पास्ट का देखते हैं, श्याम एक अध्यापक था, श्याम वॉज अ टीचर। श्याम थका हुआ था, श्याम वॉज टायर्ड। श्याम पढ़ा रहा था, श्याम वॉज टीचिंग। ये हमारे 2 हो गए सिंपल सेंटेंस और ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारे पास वर। WERE वर। वर का मतलब होता है थे, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए। जैसे हम अध्यापक थे, वी वर टीचर्स। हम थके हुए थे, वी वर टायर्ड। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। तो वर के भी हम लोग 3 इस्तेमाल करेंगे। अगली हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू। डू का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते हैं। लेकिन डू का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी जो एक से ज्यादा हो। जैसे हम स्कूल नहीं जाते हैं, आखिरी में आया ता है, ती है। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। आप लोग गो कर लेना, यहाँ पे गो मिस हो गया है। वी डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास डू का इस्तेमाल। डू का इस्तेमाल हम लोग मत के अर्थ में करते हैं, यानी मना करने के अर्थ में करते हैं। जैसे दरवाजा मत खोलो, डू नॉट ओपन द डोर। अगली हमारी हेल्पिंग वर्ब डस। DOES डस।
इसका भी इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, बस अंतर इतना होता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के लिए करते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, DID डिड। डिड का इस्तेमाल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे हम स्कूल नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर हम लोग बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की, तो आखिरी में आता है या, ए, ई यानी वोवेल साउंड। कौन सा साउंड? वोवेल साउंड। अगली हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल। विल का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा, गी, गे। अगर हम लोग बात करें विल की, तो विल का इस्तेमाल आई और वी सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारे पास सेल। इसका इस्तेमाल हम लोग आई और वी यानी मैं और हम के लिए करते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे हम स्कूल जाएंगे, वी सेल गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई सेल प्ले क्रिकेट। वी के साथ सेल और आई के साथ सेल। नेक्स्ट है हमारे पास विल बी। विल बी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसकी पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी। मुद्दे की बात ये कि कोई काम चल रहा होगा। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तो विल बी का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस में करते हैं। अब अगला इस्तेमाल है हमारा सेल बी। हम स्कूल जा रहे होंगे, वी सेल बी गोइंग टू स्कूल। इसका भी इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी भी पहचान है हमारी रहा होगा, रही होगी। नेक्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज, हैव। इनका पहला इस्तेमाल हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 क्या है हमारी? अगर किसी के पास कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो उसके लिए हम लोग कैटेगरी 3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। हमारे पास गाय हैं, वी हैव काउज। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल। उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार यानी एक कार। हमारे पास गाय हैं, वी हैव काउज यानी एक से ज्यादा। हैज हैव का इस्तेमाल हम लोग सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी 3 में करते हैं, यानी किसी के पास कोई वस्तु हो तब के लिए। नेक्स्ट है हमारा हैज का इस्तेमाल। हैज का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है। जैसे वह कानपुर जा चुका है, ही हैज गॉन टू कानपुर। अब इसमें खास बात क्या है? इन सेंटेंसेस में हम लोग हैज हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर कोई सा भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुकी है, सी हैज रिटन अ लेटर। रिटन क्या है हमारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज का दूसरा इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैव। इसका भी इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, लेकिन प्लूरल के अर्थ में यानी बहुवचन सब्जेक्ट के लिए। जैसे हम मैच खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड द मैच। मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव डन माई वर्क। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास हैड। हैड का भी इस्तेमाल हम लोग सिंपल पास्ट की कैटेगरी 3 में करते हैं, यानी जब किसी के पास कुछ हो। जैसे मेरे पास कार थी, कार तो थी आज नहीं काफी पहले, तो आई हैड अ कार। राजा के 4 बेटे थे, ए किंग हैड 4 सन्स। अब हम लोग हैड का दूसरा इस्तेमाल सीखते हैं। तो हैड का दूसरा इस्तेमाल हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की, तो उसकी पहचान है चुका था, चुके थे। उसने पत्र लिखा था, ही हैड रिटन अ लेटर। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल हैव। विल हैव का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होंगी, etc। और इसमें भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, यानी कहीं भी आपको परफेक्ट टेंस मिल जाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी, हम लोग उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड बिफोर यू कम। ही विल हैव प्लेड बिफोर यू कम। इसका फॉर्मूला नीचे लिखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगली हमारे पास है सेल हैव। सेल का प्रयोग हम लोग आई और वी के लिए करते थे, इसका भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेम इस्तेमाल है। जैसे श्याम के आने से पहले
हम खेल चुके होंगे। वी शैल हैव प्लेड बिफोर सैम कम्स। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन। हैज़ बीन का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब सवाल आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें रहा है, रही है, आए और उनके साथ में टाइम दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? टाइम। रहा है किसकी पहचान है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर टाइम जुड़ जाए साथ में तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मोहन 3 घंटे से सो रहा है। मोहन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे आप लोग प्लेइंग की जगह स्लीपिंग कर लेना। नेक्स्ट है हमारा हैव बीन। इसका भी इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे हम सुबह से खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास हैड बीन। हैड बीन का इस्तेमाल हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसकी पहचान है हमारी रहा था प्लस टाइम और वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। जैसे हम सुबह से खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारी विल हैव बीन। इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। बात करें इसकी पहचान की तो इसकी भी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी प्लस टाइम। जैसे वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब हमारे पास कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो पहली मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास मे। मे का अर्थ होता है सकना। अगर हम लोग बात करें मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस की तो हमेशा हम लोग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। अगर बात करें मे के पहले इस्तेमाल की तो मे का हम लोग पहला इस्तेमाल परमिशन यानी आज्ञा लेने के लिए करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। मे आई कम इन। अगला इस्तेमाल मे का हम लोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए करते हैं। जैसे वह आज आ सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे वह आज आ सकता है। ही मे कम टुडे। नेक्स्ट है हमारे पास माइट। माइट का अर्थ होता है सकता है। जैसे शायद वह लिख सकता है, मतलब संभावना तो हो लेकिन कैसी हो? लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना हो। शायद के अर्थ में हम लोग माइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शायद वह लिख सकता है। ही माइट राइट। अगला है हमारे पास कैन। CAN कैन। कैन का अर्थ होता है सकना। अगर हम लोग बात करें कैन के इस्तेमाल की तो इसका पहला इस्तेमाल हम लोग पावर यानी ताकत के लिए करते हैं। जैसे वह इस बक्से को उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स यानी ताकत दिखा रहा है। अब अगला इस्तेमाल हम लोग कैन का परमिशन यानी आज्ञा देने के लिए करते हैं। जैसे तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ। अगला है हमारे पास कुड। COULD कुड। कुड का अर्थ होता है सका या सकना। अब बात करें इसके इस्तेमाल की तो इसका इस्तेमाल हम लोग रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन के लिए करते हैं। जैसे क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर फोन। कुड आई यूज योर फोन। नेक्स्ट है हमारे पास शुड। SHOULD शुड। शुड का इस्तेमाल हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। जैसे तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले इन द सन। अगला है हमारे पास मस्ट। MUST मस्ट। तो मस्ट का भी इस्तेमाल हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं लेकिन जब आवश्यकता हो। जैसे तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो नाउ। जाना तो चाहिए अभी। ये कैसा है? आवश्यक है यानी जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास ought to। OUGHT ought to। ought to का भी अर्थ होता है चाहिए। अगर बात करें ought to के इस्तेमाल की तो इसका इस्तेमाल हम लोग नैतिक कर्तव्य के लिए करते हैं यानी जिम्मेदारी के लिए करते हैं। जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी ought to respect our elders। तो ये थी हमारी सभी हेल्पिंग वर्ब्स। आई होप आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमसे जुड़े रहिए, कुछ और अच्छा सीखते रहिए।